ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुण रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कविश चित्र भेदात सप्तविधम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम अवासर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। तो ये मूल स्पष्ट है। चक्षु से ग्राह्य गुण को हम रूप कहते हैं। रूप का प्रत्यक्ष केवल चक्षु इंद्रिय से होता है। 7 प्रकार के रूप हैं। पृथ्वी जल तेज 3 जगह पर रूप रहता है। पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं और जल में अवासर शुक्ल रूप रहता है और तेज में भास्वर शुक्ल रूप रहता है। अब न्याय बुद्धिकार कहते हैं रूपम लक्ष्यते चक्षुरिति चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व रूप से लक्षणम। अब हम लक्षण पर चर्चा करते हैं। अन्नम मटन ने लिखा है चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणो रूपम। उसको ग्रंथकार लक्षण बनाते हैं। सामान्यतः हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व से गुणत्वम। 2 दल है, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व से गुणत्वम रूप से लक्षणम। और सत्य के जगह पर विशिष्ट शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने किया है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूप से लक्षणम। तो इसमें 2 दल है, विशेषण दल और विशेष दल। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण है और गुणत्वम यह विशेष है। तो रूप हमारा लक्ष्य है। तो देखते हैं लक्षण घटा करके लक्षण समन्वय होता है कि नहीं होता है। तो जो रूप है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य है। रूप का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से होता है, अन्य इंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व रूप में चला जाएगा और रूप गुण भी है, उसमें गुणत्व भी चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा स्वयं ग्रंथकार करते हैं। विशेष्य मात्रोपादाने रसादो अतिव्याप्ति ही अतः चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशेषणम। अब प्रश्न क्या है कि चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व मत कहिए, केवल गुणत्वम रूप से लक्षणम विशेष्य मात्रोपादाने। तो विशेष क्या है, गुणत्वम ये विशेष है। तो केवल गुणत्वम रूप से लक्षणम कहते हैं तो गुणत्व रसादि में भी चला जाएगा, रसादो अतिव्याप्ति ही। तो स्पष्ट है गुणत्व 24 गुण में है, तो रूप का लक्षण रसादि में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम ये विशेषण देना चाहिए। तो जो रसादि है वो चक्षुर मात्र से ग्राह्य नहीं है तो उनमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। तावन मात्रोपादाने रूपत्व अतिव्याप्ति ही। तावन मात्रोपादाने, पहले कहा था विशेष मात्र का उपादान करिए तो रस में अतिव्याप्ति होगी। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशेषण दिया गया। तावन मात्रोपादाने अर्थात विशेषण मात्र का उपादान करते हैं। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व इतने कहेंगे। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व रूप से लक्षणम, तब रूपत्व में अतिव्याप्ति होगी। प्रश्न आएगा रूपत्व में अतिव्याप्ति कैसे होगी। तो एक नियम प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, यो गुणो यदि इंद्रिय ग्राह्य तनिष्ठा जाति तदिंद्रिय ग्राह्या यदि नियमात। सामान्यतः जो प्रसिद्ध नियम है येन इंद्रियण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते। किंतु यहाँ पर न्याय बुद्धिकार जो अभी तत्काल में जितना उपयोगी है, क्योंकि गुण की चर्चा हो रही है तो उन्होंने उस नियम का जो उपयोगी अंश है तत्काल के लिए उतने को लिया। यो गुण यदि इंद्रिय ग्राह्य, जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है, हम इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का प्रत्यक्ष करते हैं, तन्निष्ठा जाति उस गुण में रहने वाले जो जाति है उसका भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से होता है। जैसे चक्षुर इंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो रूप में रहने वाले जो रूपत्व जाति है उसका भी प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से ही होता है। किंतु हमको वह सामान्य नियम समझ लेना चाहिए, ये न इंद्रियण या व्यक्तिर्गृह्यते, केवल गुण की बात नहीं हो रही है। किसी भी इंद्रिय से किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, कोई भी हो, किसी भी वस्तु का यदि प्रत्यक्ष हो रहा है तो उस वस्तु में रहने वाली जो जाति है, जैसे घट का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है तो घट में रहने वाली जो घटत्व जाति, पट में रहने वाली जो पटत्व जाति, उनका भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से होता है। और उसका जो अभाव है, जैसे चक्षुर इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष हो रहा है तो घटाभाव का प्रत्यक्ष भी चक्षुर इंद्रिय से होता है। त्वग इंद्रिय से भी घट का प्रत्यक्ष हो सकता है तो घटाभाव का प्रत्यक्ष भी त्वग इंद्रिय से हो सकता है। तो जिस इंद्रिय से
जिस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है उस वस्तु में रहने वाली जो जाति है और उस वस्तु का जो अभाव है उसका भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से होता है। किंतु प्रकृति में गुण की चर्चा करना है तो न्यायबोधिनीकार ने तात्कालिक परिस्थिति को देख करके गुण की केवल चर्चा की। तो जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है उस गुण में रहने वाले जो जाति है उसका भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से होता है। तो रूप का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है तो रूप में रहने वाले जो रूपत्व जाति है उसका भी प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से ही होगा। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम हमारा लक्षण है। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम रूप से लक्षण यदि हम बनाते हैं तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम जिस प्रकार से रूप में है उसी प्रकार से रूपत्व में भी है। आप कह सकते हैं रूपाभाव में भी है। वायु में रूप का अभाव है, इसका प्रत्यक्ष हम किसके द्वारा करते हैं? केवल चक्षुर इंद्रिय के द्वारा करते हैं। तो तावन मात्रोपादाने केवल चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम इतना लक्षण कहते हैं तो रूपत्व में अतिव्याप्ति होगी। यो गुणो यदि इंद्रिय ग्राह्य तनिष्ठा जाति तदिंद्रिय ग्राह्य इति नियमात। तो अतिव्याप्ति हुई तद वारणाय उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए विशेष्योपादानम गुणत्वम कहना चाहिए। जब आप गुणत्वम कहेंगे तो रूपत्व जाति है, रूपत्व में गुणत्व नहीं है, रूपत्व में जातित्व है। रूपाभाव में अभावत्व है, रूपाभाव में गुणत्व नहीं है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण होना चाहिए। तो रूप गुण है, अतः रूप में चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व भी है, रूप में गुणत्व भी है। तो रूप में लक्षण जाएगा, रूपत्व में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये हो गया लक्षण का सामान्य परिचय। अब आगे देखते हैं। ग्रंथकार कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व से चक्षुर ग्राह्यत्व। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व कहा है। तो चक्षुर मात्र से ग्राह्य का क्या अर्थ होता है? तो मात्र शब्द का जहां पर प्रयोग होता है हम इतर व्यावृत्ति के लिए करते हैं। चक्षुर मात्र से ग्राह्य होने का अर्थ चक्षु से अन्य से जो ग्राह्य न हो। तो उसका अर्थ क्या हुआ? चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य होना चाहिए और चक्षु से ग्राह्य होना चाहिए। ठीक है, तो लक्षण क्या बनेगा? अब चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व सिद्धि गुणोत्तम लक्षण था। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ करेंगे चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व सिद्धि चक्षुर ग्राह्यत्व। तो लक्षण का स्वरूप बनेगा चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व सिद्धि चक्षुर ग्राह्यत्व सिद्धि गुणत्वम रूप से लक्षणम। ये तीन दल से विशिष्ट हमारा लक्षण बन गया। तो जो रूप है उसमें गुणत्व है, एक एक दल को हमको घटाकर देखना है। उसमें चक्षुर ग्राह्यत्व भी है, चक्षुर इंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष होता है। और चक्षु से जो भिन्न इंद्रिय है त्वगादि इंद्रिय उनके द्वारा रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य है, तो लक्षण समन्वय हो जाता है। अब ग्रंथकार कहते हैं मात्र पदानुपादाने संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति ही तथा भी चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व से सत्वात। मात्र पदानुपादाने, मात्र पद हटा दीजिए। तो मात्र पद हटा देंगे तो क्या लक्षण बनेगा? चक्षुर ग्राह्यत्व सदी गुणत्वम। मात्र पद हटाने का अर्थ है चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वम, इस दल को हटाना, क्योंकि मात्र पद का ही अर्थ हुआ चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वम। तो लक्षण बचेगा चक्षुर ग्राह्यत्व सिद्धि गुणत्वम रूप से लक्षणम। तो इतने ही लक्षण बनाइए, ये ग्रंथकार का प्रश्न है अथवा पूर्व पक्षी का प्रश्न है। तो इतने कहेंगे चक्षुर ग्राह्यत्व सिद्धि गुणत्वम। तो संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति ही, संख्या है, परिमाण है, पृथक्त्व और भी बहुत से गुण है जिनका प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से होता है। चक्षुर इंद्रिय से केवल रूप का ही प्रत्यक्ष होता है ऐसी बात नहीं है। संख्या, परिमाण आदि जो सामान्य गुण है उनका भी प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय के द्वारा होता है। तो चक्षुर ग्राह्यत्व जिस प्रकार से रूप में है चक्षुर ग्राह्यत्व उसी प्रकार से संख्या में है। जैसे मेरी 4 उंगली है तो इसमें जो संख्या है चतुष्ट संख्या दिखाई दे रहा है। 1 है एकत्व संख्या, 2 है द्वित्व संख्या, 3 है तृतीय संख्या, 4 है चतुर्थ संख्या, 5 है पंचत्व संख्या। जिस प्रकार हम अपने चक्षुर इंद्रिय के द्वारा अंगुलियों को देख रहे हैं उसी प्रकार से उनमें विद्यमान जो संख्या है उनको भी हम चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व जिस प्रकार द्रव्य में है, रूप में है, उसी प्रकार से संख्यादि गुण में भी है। परिमाण छोटा बड़ा भी हमको दिखता है। इस प्रकार चक्षुर ग्राह्यत्व सिद्धि गुणत्वम यह लक्षण संख्यादि सामान्य गुण में चला गया। तत्रापि संख्यादो अपि चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व विद्यमान है। तो अतिव्याप्ति हुई, तो संख्यादि में जो अतिव्याप्ति हुई उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए अतः हमको मात्रपद देना चाहिए।
मात्रपद देने का अर्थ हुआ चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वम, ये दल भी देना चाहिए। तो जब हम चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वम कहेंगे तो जो संख्यादि गुण है, संख्या परिमाण आदि, वह जिस प्रकार चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं उसी प्रकार से त्वगिंद्रिय से भी उनका प्रत्यक्ष होता है। रूप को छोड़ करके अन्य जितने भी गुण संख्या परिमाण आदि चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं वो सारे के सारे गुण त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। रूप को छोड़ करके संख्या परिमाण आदि जो गुण चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं वो सभी गुण त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं। तो संख्यादि में चक्षुर ग्राह्यत्व तो है, ठीक है, किंतु चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व है। चक्षुर भिन्न इंद्रिय व त्वगिंद्रिय तद ग्राह्यत्व है, चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। अतः तद्वारणाय मात्र पदम, संख्यादि में जो अतिव्याप्ति हुई उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए मात्र पद देना चाहिए। संख्यादेह चक्षुर भिन्न त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात्, जो संख्यादि गुण है चक्षु से भिन्न त्वगिंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण उनमें चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नास्ति। ठीक है, स्पष्ट है। अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय चक्षुर ग्राह्येति। अब ये 20 वाला दल हटा दीजिए, चक्षुर ग्राह्यत्वम, क्या लक्षण बचेगा? चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। चक्षुर भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य न हो ऐसा जो गुण है, तो सामान्यतः हमको लगता है कि ऐसा गुण रूप है। रूप का प्रत्यक्ष चक्षुर भिन्न इंद्रिय से होता नहीं है। चक्षु से जो भिन्न इंद्रिय त्वगिंद्रिय आदि उनके द्वारा रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, तो रूप चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य है और गुण भी है, तो रूप में लक्षण जा रहा है, तो चक्षुर ग्राह्यत्व कहने की क्या आवश्यकता है? ये हो गया प्रश्न। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं अतीन्द्रिय गुरुत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय। यदि हम चक्षुर ग्राह्यत्व दल को हटा देते हैं तो जो अतीन्द्रिय गुण है गुरुत्वा दृष्ट भावना अतीन्द्रिया, जैसा कारिकावालिकार ने लिखा है, गुरुत्व अदृष्ट और भावना। गुरुत्व अदृष्ट का अर्थ हुआ धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये जो दो गुण है इनको अदृष्ट कहा जाता है। और भावना नाम का जो संस्कार है, इन चार गुणों का गुरुत्व अदृष्ट अर्थात धर्माधर्म और भावना, ये जो चार गुण है इन चार गुणों का किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। ये अतीन्द्रिय गुण है, गुरुत्वादृष्ट भावना अतीन्द्रिया। तो जो गुरुत्व है अथवा जो भावना है अथवा जो अदृष्ट है उनका प्रत्यक्ष किसी भी इंद्रिय से नहीं होता। तो किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है अर्थात चक्षुर जो भिन्न इंद्रिय, चक्षुर भिन्न इंद्रिय हुआ त्वगिंद्रिय आदि, उनके द्वारा वो ग्राह्य नहीं है। किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है तो त्वगादि के द्वारा भी ग्राह्य नहीं है। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वम चला गया गुरुत्वादि अतीन्द्रिय गुण में। और गुणत्वम, वो गुण भी है, 24 गुण में उनकी गणना की गई है, तो गुणत्व भी चला गया, तो लक्षण चला गया, तो अधिव्याप्ति हुई, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है। उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए चक्षुर ग्राह्यत्वम कहना चाहिए। तो गुरुत्वादि जो अतीन्द्रिय गुण है वो चक्षुर इंद्रिय से भी ग्राह्य नहीं है, वो किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। अतीन्द्रिय होने के कारण किसी भी इंद्रिय से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात चक्षुर इंद्रिय से भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, तो चक्षुर ग्राह्य तो भी उनमें नहीं जाएगा, तो कोई दोष नहीं होगा। ठीक, तो हमारा लक्षण बन गया चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति चक्षुर ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष विषयत्वम, अग्राह्यत्वम नाम तद विषयत्वम। ग्रंथकार और स्पष्ट करना चाहते हैं लक्षण को। लक्षण में जो ग्राह्य पद दिया चक्षुर ग्राह्यत्वम है ना, चक्षुर ग्राह्यत्वम, और अग्राह्यत्व भी है चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्वम। तो ये ग्राह्य शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष विषयत्वम, और अग्राह्यत्वम तद अविषयत्वम प्रत्यक्षा विषयत्वम। तो लक्षण बनेगा तथा च चक्षुर भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति। चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वम जो था उसका अर्थ हो गया चक्षुर भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, ये फलितार्थ हो गया। तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? लक्षण का स्वरूप बनेगा समग्रतया चक्षुर भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक है, समन्वय करके देख लीजिए, जो रूप है वो गुण है, उसमें गुणत्व विद्यमान है। चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, चक्षुर्जन्य जो प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रिय से किसका प्रत्यक्ष होता है? रूप का प्रत्यक्ष होता है। तो चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष हुआ इदम रूपम,
अयम शुक्ला अयम नीला इत्यादि प्रत्यक्ष। ये हो गया चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष। तार से प्रत्यक्ष का विषय कौन है? इदम रूपम, जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका विषय रूप है। अयम शुक्ल है प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका विषय शुक्ल है, अर्थात रूप है। तो चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व भी रूप में चला जाएगा। चक्षुर भिन्न इंद्रिय हुआ त्वग इंद्रियादि घ्राणेन्द्रिय आदि, उनसे उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है, चक्षुर भिन्न इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है, जैसे मान लीजिए चक्षुर भिन्न इंद्रिय हुआ त्वग इंद्रिय, त्वग इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष होगा, स्पर्श प्रत्यक्ष हुआ, अयम स्पर्श, अयम उष्ण, अयम शीत इत्यादि प्रत्यक्ष। तार से प्रत्यक्ष का विषय क्या होगा? स्पर्श होगा। अविषय कौन होगा? रूप होगा, क्योंकि रूप का प्रत्यक्ष चक्षुर भिन्न इंद्रिय से नहीं किया जा सकता। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषय तो भी रूप में चला जाएगा। इस प्रकार से लक्षण समन्वय हो गया। लक्षण वही है वास्तव में, थोड़ा हमने व्याख्या किया है ना, ग्रंथकार उसके शब्दावली को परिष्कृत कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पूर्व पक्ष है, ननु। ननु से प्रश्न होता है, तो प्रश्न क्या है? प्रवाह घट संयोगी रूप लक्षण से अधिव्याप्ति ही तस्य चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणत्वात् इति चेत। चेत तक पूर्व पक्ष है, इति ननु से लेकर के चेत यहां तक पूर्व पक्ष है। न से आगे समाधान देंगे ग्रंथकार। तो प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। आपने जो रूप का लक्षण बनाया, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सति, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सति गुणत्वम, यह जो लक्षण आप रूप का बना रहे हैं, इस लक्षण की अतिव्याप्ति है। कहां पर अतिव्याप्ति है? प्रभा घट संयोगी अतिव्याप्ति। प्रभा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, मंद प्रकाश। जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो वहां भी प्रकाश है, आपको दिखाई दे रहा है, किंतु उसमें उष्ण स्पर्श की प्रतीति नहीं हो रही है। जो मंद प्रकाश है उसको हम प्रभा कहते हैं। प्रभा का जो रूप है उसका जो प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं, प्रभा का जो स्पर्श है उसका प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते। ठीक, तो प्रभा का घट के साथ संयोग हुआ। आपके कमरे में घड़ा रखा है और उसमें प्रकाश भी है कमरे में, तो आप घट को भी देख रहे हैं, प्रभा को भी देख रहे हैं, किंतु घट द्रव्य है, प्रभा भी द्रव्य है। प्रभा और घट के बीच में जो संयोग है उसका भी हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो प्रभा और घट का जो संयोग है उसमें हमको अतिव्याप्ति देनी है। हमको प्रभा अथवा घट में अतिव्याप्ति नहीं देनी है, क्योंकि प्रभा में अथवा घट में गुणत्व तो नहीं है। तो हमको अतिव्याप्ति कहाँ देनी है? प्रभा घट संयोगी। तो प्रभा और घट का जो संयोग है, संयोग गुण है, उसमें रूप लक्षण से अधिव्याप्ति, जो रूप का लक्षण हमने बनाया उस लक्षण की अधिव्याप्ति होगी। क्यों? चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणत्वात् तस्य। प्रभा घट संयोग जो है वह भी चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण है, अर्थात संपूर्ण लक्षण उसमें जा रहा है। हम लोग घटाकर देख लेते हैं, पहला दल है गुणत्वम, विशेष दल से शुरू करते हैं, तो जो संयोग है उसमें गुणत्व है, हो गया। चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व होना चाहिए, तो प्रभा और घट का जो संयोग है उसको हम चक्षुर इंद्रिय से देख सकते हैं, तो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व उसमें चला गया। प्रभा और घट का जो संयोग है उसका प्रत्यक्ष चक्षुर भिन्न इंद्रिय से नहीं किया जा सकता। जो नहीं देख सकता है वो स्पर्श करके छू करके ये तो बता सकता है ये घड़ा है, किंतु प्रभा और घट का संयोग है ऐसा वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का अविषय हो गया प्रभा घट संयोग। ठीक है, तो सामान्य शब्द में कहें तो प्रभा घट संयोग चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण है, तस्य चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणत्वात्। तो समग्र लक्षण बनाने पर भी प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति हो गई। ये हो गया प्रश्न। इति चेत न। तो इसका समाधान देखते हैं। गुणपदस्य विशेष गुणपरत्वात्। अब ग्रंथकार कहते हैं लक्षण में जो गुण पद दिया है उसमें हम विशेष गुणत्वम कह देंगे, तो हमारा लक्षण बनेगा चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशेष गुणत्वम, अथवा चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सति चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, ऐसा हम कह देंगे। तो प्रवाह घट संयोग, संयोग में लक्षण जा रहा है ना, संयोग में अतिव्याप्ति हो रही है, तो संयोग सामान्य गुण है। गुण प्रकरण में हमने आपको पढ़ाया है पहले ही, आप जानते हैं कौन कौन से सामान्य गुण है और कौन कौन से विशेष गुण है। तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, ये सब सामान्य गुण है। तो जो संयोग है वो सामान्य गुण है,
तो प्रभाकर संयोग में यद्यपि चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व है, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व भी है, किंतु विशेष गुणत्व नहीं है। संयोग सामान्य गुण होने के कारण उसमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। हो गया समाधान। अब प्रश्न आएगा फिर, न च एवं न च से प्रश्न आया। विशेष गुणत्व घटित लक्षणे संख्यादो अतिव्याप्ति भावात मात्र पद वैयर्थ्यम। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर समझना है, हमने मात्र पद क्यों दिया था? मात्र पद अर्थात चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व क्यों दिया था? केवल चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व से गुणत्तम कहते हैं, तो संख्या आदि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति होगी कहा था। संख्या परिमाण आदि जो गुण है उनका भी प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से होता है और वो भी गुण है। अतः चक्षुरग्राह्यत्व से गुणोत्तम इतने लक्षण बनाते हैं, तो संख्या आदि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति होगी। उसके लिए मात्र पद देना चाहिए, चक्षुर्भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य होना चाहिए। तो जो संख्यादि गुण है वो चक्षुर्भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं। इस प्रकार से हमने पूर्व में समाधान किया था। अब हमने लक्षण में गुण पद के जगह पर विशेष गुणोत्तम कह दिया। अब प्रश्न है, ये जो मात्र पद है व्यर्थ हो जाएगा। अब मात्र पद को हटा दीजिए तो क्या लक्षण बनेगा? चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणत्वम। अब संख्यादि जो सामान्य गुण है उनमें यद्यपि चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व है, चक्षुर्ग्राह्यत्व है, किंतु उनमें विशेष गुणत्व नहीं है, तो लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति बाधित होगी। तो इस प्रकार विशेष पद के उपादान करने से ही, है ना, विशेष गुणत्व घटित लक्षण है, लक्षण में जब विशेष गुणत्व का हम प्रवेश कराते हैं उसी से संख्यादि में जो अतिव्याप्ति हो रही थी उस अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। संख्यादो अतिव्याप्ति भावात, अब संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी यदि हम मात्र पद नहीं देंगे तो भी। अतः मात्र पद वैयर्थ्यम। यदि आप गुण पद से विशेष गुण की विवक्षा करते हैं तो मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात अब हमारे सामने केवल लक्षण बचेगा, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। तो मूलकार ने अन्नम भट्ट ने जो मात्र पद दिया था वो व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा। इति वाच्यम। उसका समाधान देते हैं, जलमात्र वृत्ति सांसिधिक द्रवत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय तदुपादानात्। आपका प्रश्न तो बढ़िया है, इसका मतलब आपको याद है पूर्व में हमने जो पदकृत्य किया था, अच्छी बात है। किंतु यदि हम इतने लक्षण बनाते हैं, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व विशेष गुणत्वम, इतने लक्षण बनाते हैं, मात्र पद का उपादान नहीं करते, चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व यह दल नहीं देते हैं, तो क्या होगा? तो जलमात्र वृत्ति जो सांसिधिक द्रवत्व है उसमें अतिव्याप्ति होगी, सांसिधिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति होगी। देखिए उसमें सांसिधिक द्रवत्व सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? आपको ज्ञात है द्रवत्व दो प्रकार का है, सांसिधिकम नैमित्तिकम च। तो जो नैमित्तिक द्रवत्व है वह सामान्य गुण है और जो सांसिधिक द्रवत्व है वो विशेष गुण है। तो विशेष गुणत्वम यह दल भी सांसिधिक द्रवत्व में चला जाएगा। और चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, द्रवत्व का भी प्रत्यक्ष हम चक्षुर इंद्रिय से कर सकते हैं, तो चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व भी सांसिधिक द्रवत्व में विद्यमान है और उसमें विशेष गुणत्व भी विद्यमान है। इस प्रकार से यदि मात्र पद का उपादान नहीं करते हैं तो सांसिधिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको मात्र पद देना चाहिए, चक्षुर मात्र ग्राह्य होना चाहिए, अर्थात चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का अविषय होना चाहिए। तो जो सांसिधिक द्रवत्व है उसका प्रत्यक्ष जिस प्रकार चक्षुर इंद्रिय से होता है उसी प्रकार से त्वग इंद्रिय से भी होता है। हमने आपको पहले भी कहा, रूप को छोड़ करके अन्य सारे गुण जिनका प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से होता है उन सभी गुणों का प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय से भी होता है। तो सांसिधिक द्रवत्व का प्रत्यक्ष जिस प्रकार चक्षुर इंद्रिय से होता है उसी प्रकार से त्वग इंद्रिय से भी होता है। अतः चक्षुर्भिन्न इंद्रिय व त्वग इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व ही सांसिधिक द्रवत्व में है, चक्षुर्भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो उसमें नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। अतः सांसिधिक द्रवत्व में जो अतिव्याप्ति हो रही है उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए मात्र पद का उपादान करना चाहिए। तो हमारा पूरा लक्षण बन गया है, चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सति चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक, अब आगे देखते हैं। अथवा, तो ग्रंथकार के मन में थोड़ा सा एक अस्वारस्य है ना, एक कमी जैसी लग रही है। तो कमी क्या है, इन्होंने ग्रंथकार ने स्वयं कहा नहीं, वास्तव में जो अस्वारस्य है वो है कि
पृथ्वी का जो परमाणु, उसमें जो रूप है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से होता नहीं है, तो उसमें चक्षुरेंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है, यद्यपि गुणत्व है। तो परमाणु का जो रूप है उसमें लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि हम लक्षण किसका बना रहे हैं? रूप का बना रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है? रूप सामान्य, रूपत्वावच्छिन्न समग्र रूप हमारा लक्ष्य है। तो परमाणु में जो रूप रहता है उसका तो प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो चक्षु ग्राह्यत्व उसमें लक्षण जाएगा ही नहीं, तो अव्याप्ति होगी। उस अव्याप्ति को ध्यान में रख करके ग्रंथकार थोड़ा सा लक्षण का परिष्कार करते हैं। तो बोलते हैं, अथवा चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमद गुणत्व से लक्षणत्वात् न प्रभाकट संयोगादो अधिव्याप्ति ही। लक्षण थोड़ा बदलना है, हमको लक्षण का परिष्कार करना है, हमको जाति का प्रवेश कराना है लक्षण में, जाति घटित लक्षण बनाना है। तो क्या लक्षण बनेगा? चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति मत्व गुणत्वम। अब दो ही दल होगा, एक दल है गुणत्वम और दूसरा दल है चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय चक्षुरजन्य प्रत्यक्ष विषय जाति मत्वम। और यहाँ पर हमने जाति का प्रवेश कराया और जाति में हमने दो विशेषण दिया अलग से। कैसी जाति? चक्षुरजन्य प्रत्यक्ष का विषय जाति और चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष का अविषय जो जाति। ठीक है, इसी बात को ग्रंथकार ने कहा है चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति का अर्थ हुआ चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष का अविषय और चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष का विषय जो जाति। जाति पर हमको ध्यान देना है। तार जाति मत्व सती गुणत्वम, ये हमारा रूप का लक्षण हो गया। समन्वय करके देखते हैं, तो जो रूप है वह गुण है, उसमें गुणत्व चला जाएगा। इसमें जाति मत्व ले जाना है, तो रूप में रहने वाली जाति कौन सी जाति होगी? रूपत्व जाति। तो हमको यहाँ पर जाति शब्द से रूपत्व जाति को लेना है। तो रूपत्व जाति में चक्षुरजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व है, वो चक्षुरजन्य प्रत्यक्ष विषया जाति ही चक्षुर इंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष होता है, तो रूपत्व का भी प्रत्यक्ष होता है, हम आप जानते हैं। और चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का अविषय होना चाहिए, तो रूपत्व जाति चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिया त्वगिंद्रिय आदि हुआ, त्वगिंद्रिय आदि से जन्य जो प्रत्यक्ष होगा, अन्य स्पर्शादि प्रत्यक्ष होंगे अथवा स्पर्शत्वादि प्रत्यक्ष होंगे, तार से प्रत्यक्ष का अविषय और चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय जो जाति रूपत्व जाति, तार जाति मत तो कहाँ जाएगा? रूप में जाएगा, समग्र रूप में जाएगा, परमाणु के रूप में भी चला जाएगा, तो उसमें अव्याप्ति नहीं होगी और उसमें गुणत्व भी है। इस प्रकार से लक्षण समन्वय हो जाता है। अब देखिए ग्रंथकार क्या कहते हैं, संयोगत्व जाते चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वा भावात, क्योंकि ग्रंथकार प्रभाघट संयोग में अतिव्याप्ति वारण करना चाहते हैं, तो प्रभाघट संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए लक्षण बनाया, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखिए यहाँ पर आप प्रश्न अपने से बना सकते हैं, जब आपने लक्षण में जाति का प्रवेश कराया तो गुणोत्तम क्यों कहा? विशेष गुणोत्तम था पहले, तो विशेष गुणोत्तम क्यों नहीं कहा? विशेष गुणोत्तम नहीं कहेंगे तो प्रभाघट संयोग में जो अतिव्याप्ति हुई थी वह अतिव्याप्ति तो बनी रहेगी, ये प्रश्न आएगा। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं देखो अब प्रभाघट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि यदि आप संयोग में लक्षण ले जाना चाहते हैं तो हमको जाति शब्द से संयोगत्व जाति को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब भी हम लक्षण ले जाएंगे तो जाति को लेकर ले जाएंगे। रूप में हम लक्षण ले जाएंगे तो रूपत्व जाति को लेकर हम लक्षण ले जाएंगे, रूपत्व जाति मत्तम रूप में जा रहा है। तो यदि हम प्रभाघट संयोग में लक्षण ले जाना चाहते हैं तो जाति शब्द से कौन सी जाति हमको मिलेगी? संयोगत्व जाति। यदि हम उसको ले सकते हैं तब संयोगत्व जाति मत्व संयोग में जाएगा, किंतु अब संयोगत्व जाति को कैसा होना चाहिए? चक्षुरजन्य प्रत्यक्ष का विषय होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जब प्रभाघट संयोग का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है तो प्रभाघट संयोग में रहने वाली जो संयोगत्व जाति उसका भी प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है, तो चक्षुरजन्य प्रत्यक्ष विषय तो संयोगत्व जाति में है, किंतु चक्षुर भिन्न इंद्रियजन्य प्रत्यक्षा विषयत्व भी होना चाहिए उसमें। तो संयोगत्व जाति में संयोगत्व जाति चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व भावात, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नहीं है, चक्षुर ग्राह्यत्व तो है किंतु चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नहीं है। क्यों नहीं है? घटपट संयोगस्य, घट और पट का संयोग हुआ, आपके सामने घड़ा रखा है और कपड़ा रखा है, उन दोनों का संयोग हो गया। और आप उसको स्पर्श करके छू करके बता सकते कि नहीं बता सकते हैं घट और पट का संयोग है? बता सकते हैं। तो घट और पट का जो संयोग है उसका प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय के द्वारा किया जा सकता है। तो जब जिस समय में त्वगिंद्रिय से घट और पट का संयोग हुआ उस समय में
त्वगिंद्रिय से घट और पट के संयोग में रहने वाली जो संयोगत जाति उसका भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः ये जो जाति है संयोगत जाति, जिस प्रकार चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष का विषय है उसी प्रकार से चक्षुर भिन्न जो त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का भी विषय है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, घटपट का जो संयोग है उसका प्रत्यक्ष यद्यपि त्वगिंद्रिय से होता है, किंतु प्रभा और घट का जो संयोग है उसका प्रत्यक्ष तो केवल चक्षुरेंद्रिय से होता है। अतः प्रभा और घट के संयोग में रहने वाली जो संयोगत जाति उसका प्रत्यक्ष भी तो केवल चक्षुरेंद्रिय से होगा, उसमें भी तो चक्षुर मात्र ग्राह्य तो जाएगा, उसमें तो त्वगिंद्रिय ग्राह्य तो नहीं जाएगा। ऐसा प्रश्न छात्रों के मन में आता है। किंतु आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए, घट और पट के संयोग में रहने वाला संयोगत जाति और प्रभा और घट के संयोग में रहने वाला जो संयोगत जाति वो दो नहीं है, वो एक ही है। समग्र जो संयोग होंगे उन सारे संयोग में रहने वाले संयोगत जाति एक है। संयोग यद्यपि भिन्न भिन्न है, घट पट का संयोग भिन्न है, प्रभा घट संयोग भिन्न भिन्न है। प्रभा घट का संयोग का प्रत्यक्ष केवल चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होता है, त्वगिंद्रिय के द्वारा नहीं होता। किंतु घट और पट का जो संयोग है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भी हो सकता है, त्वगिंद्रिय के द्वारा भी हो सकता है। तो संयोग के भिन्न भिन्न होने पर भी संयोग में रहने वाले जो संयोगत जाति उनमें परस्पर में भेद होता नहीं है। देखिए, सारे दुनिया में रहने वाले घट में रहने वाले घटोत्व जाति एक है। कोई व्यक्ति कहे कि हमारे कमरे में जो घट है उसमें रहने वाली जो घटत्व जाति उसका प्रत्यक्ष मैं कर सकता हूँ, आपके घर में जो घट है उसमें रहने वाला जो घटत्व है उसका प्रत्यक्ष हमको नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि आपके घर में रहने वाला जो घट उसमें विद्यमान घटत्व और हमारे घर में रहने वाला जो घट उसमें विद्यमान जो घटत्व वो दोनों एक ही है। इसी प्रकार प्रभा घट संयोग में रहने वाली जो संयोगत जाति और घट और पट के संयोग में रहने वाले संयोगत जाति एक ही होने के कारण हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभा घट संयोग में रहने वाला जो संयोगत जाति है वो केवल चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य है, त्वगिंद्रिय से भी उनका प्रत्यक्ष होता है। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व ही संयोगत्व जाति में है। अतः चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति कहने से हम संयोगत्व जाति को नहीं ले सकते। संयोगत्व जाति है चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वं नास्ति। कुतः घटपट संयोगस्य त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात्, घट और पट का जो संयोग है वो त्वगिंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण तद्गत जातेरपि, घटपट संयोग में रहने वाले जो संयोगत जाति वह भी त्वगिंद्रिय से ग्राह्य होता है। क्योंकि यो गुणो यदि इंद्रिय ग्राह्य तनिष्ठ जातिरपि तदिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। तो स्पष्ट हो गया। इस प्रकार जब हम जाति घटित लक्षण बनाते हैं तो उस लक्षण की प्रभा घट संयोग में अधिव्याप्ति होती नहीं है, अतः उसके वारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, अतः हमको विशेष पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा लक्षण बन जाएगा चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषय जातिमत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक है। और हमने जो प्रश्न आपको उठाया था कि परमाणु का जो रूप है उसमें लक्षण नहीं जा रहा है, तो ये लक्षण भी अब इसमें चला जाता है, उसको हमने घटा करके देख लिया है। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनाइए। प्रश्न क्या बनाइए, जब आपने जाति घटित लक्षण बनाया तो गुणत्व पद देने की भी क्या आवश्यकता है। आप इतने ही लक्षण बनाइए, चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जातिमत्वम रूपस्य लक्षणम। क्योंकि चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष का अविषय अर्थात चक्षुर्भिन्न इंद्रिय से जो अग्राह्य और चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य जो जाति है वो तो रूपत्व जाति है, तार जातिमत्व रूप में जाएगा। तो गुणपद देने की क्या आवश्यकता है। पहले हमने गुणपद क्यों दिया था, तो पहले गुणपद न देने पर चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व से गुणत्वम जो लक्षण बनाया था तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम इतना ही कहते हैं, विशेष्य का उपादान नहीं करते हैं। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम जिस प्रकार से रूप में है उसी प्रकार से रूपत्व में है, तो रूपत्व में अधिव्याप्ति होती थी, उस रूपत्व में अधिव्याप्ति वारण करने के लिए हम गुणत्वम कहते थे। अब ये जो लक्षण है इस लक्षण में तो जाति शब्द से ही हमको रूपत्व जाति लेनी है, तार जाति मत्व रूप में ही जा रहा है, रूपत्व जाति मत्व रूपत्व में जाएगा नहीं, तो रूपत्व में अधिव्याप्ति होनी नहीं है, तो गुणत्वम ये विशेष दल व्यर्थ हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं अत्र जाति घटित लक्षण है गुणत्वानुपादाने, यदि इस लक्षण में वर्तमान जो परिष्कृत लक्षण है उस लक्षण में यदि हम गुणत्व पद का उपादान नहीं करते हैं तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति से हमको मिल जाएगी सुवर्णत्व जाति। सोना है ना, सोना सुवर्णम,
तो जो व्यक्ति आंख से देख नहीं सकता, उसको उसको उसके हाथ में ले जा करके आप सोना रख दीजिए, सुवर्णम। तो स्पर्श के द्वारा वो जान सकता है क्या कि ये सोना है अथवा पीतल है अथवा लोहा है? नहीं जान सकता। सुवर्णत्व जाति का प्रत्यक्ष केवल चक्षुरेंद्रिय के द्वारा किया जा सकता है, त्वग इंद्रिय के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो चक्षुर्विन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति कहने से हमको सुवर्णत्व जाति मिल जाएगी, रजतत्व जाति मिल जाएगी। सोना है, चांदी है, ये तो आंख से देख करके पता चलता है, हम स्पर्श करके नहीं पता कर सकते। तो ये जाति हो गई सुवर्णत्व जाति। तार जाति मत तो कहाँ जाएगा? सुवर्ण में चला जाएगा। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति सुवर्णत्व जाति, तार्स जाति मत सुवर्ण आदो अधिव्याप्ति, सुवर्ण आदि में अधिव्याप्ति हुई। अतः तदवारणाय तदुपादानम, इसलिए आपको गुणत्वम कहना चाहिए। तो सुवर्ण में चक्षुर्विन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति सुवर्णत्व जाति, तार्स जाति मत्वम यद्यपि सुवर्ण में विद्यमान है, किंतु सुवर्ण में गुणत्व नहीं है। तो जो सोना है वो तो द्रव्य है, वो तेज पदार्थ है, उसमें तो द्रव्यत्व रहेगा, उसमें गुणत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार से गुणत्व पद के उपादान करने पर सुवर्ण में जो अधिव्याप्ति की संभावना थी वो अधिव्याप्ति बाधित हो जाएगी। अतः हमारा लक्षण बन गया चक्षुर्विन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति मत्युषेति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। इसको छोटे शब्द में कहेंगे तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्युषेति गुणत्वम, ऐसा लक्षण हमको बनाना चाहिए। तो ये हो गया रूप लक्षण की चर्चा। आगे ग्रंथकार कहते हैं एवं रसादि लक्षणे विशेषणानुपादाने लक्ष्य भिन्न गुणादो अधिव्याप्ति, विशेषानुपादाने लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्वाद अधिव्याप्ति, अतो विशेषण विशेषयो रूपयो रूपादानम। अब इसी रूप के लक्षण की व्याख्या के प्रसंग में ही रस और गंध का जो लक्षण है उसकी भी व्याख्या ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं। रस का लक्षण क्या बनेगा? आगे मूल आएगा रसना ग्राह्य गुणो रसः, तो रसना ग्राह्य गुणत्वम रस से लक्षण। तो रसादि लक्षण में विशेषण का यदि उपादान नहीं करते रसना ग्राह्यत्वम नहीं कहेंगे, केवल गुणत्वम रस से लक्षण कहेंगे, तो क्या होगा? लक्ष्य भिन्न गुणादो अधिव्याप्ति। लक्ष्य हो गया रस, उससे भिन्न जो गुण है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, बाकी जो 23 गुण है उन सब में भी तो गुणत्व रहेगा, तो उनमें अधिव्याप्ति होगी। उस अधिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमको रसना ग्राह्यत्वम विशेषण दल देना चाहिए। तो जो रूपादि अन्य गुण है वो रसना से ग्राह्य नहीं होते। विशेष अनुपादान है, रसत्वम नहीं कहते हैं, केवल रसना ग्राह्यत्वम कहेंगे। तो रसना से ग्राह्य जिस प्रकार से रस है उस प्रकार से रसत्व भी है। लक्ष्य मात्र वृत्ति जो रसत्व गंधत्व आदि में अधिव्याप्ति होगी, रस लक्षण की रसत्व में और आगे गंध लक्षण के गंधत्व में अधिव्याप्ति होगी। अतो विशेषण विशेषय रूपयो रूपादानम, विशेषण विशेष्य है ना, गंध के लक्षण में भी केवल गुणत्वम कहेंगे तो रूपादि में लक्षण चला जाएगा, केवल घ्राण ग्राह्यत्वम कहेंगे तो गंधत्व में चला जाएगा। अतः दोनों दल देना चाहिए। ठीक है। आगे रस का और गंध का जो लक्षण है इसमें मात्र पद नहीं है, रसना मात्र ग्राह्यत्वम ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, घ्राण मात्र ग्राह्यत्वम कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रसना इंद्रिय से ग्राह्य केवल एक ही गुण है रस। रस को छोड़ करके अन्य किसी भी गुण का प्रत्यक्ष रसना इंद्रिय से होता ही नहीं है। तो रसना ग्राह्यत्वम रस में ही जाएगा, जैसे चक्षुर ग्राह्यत्व संख्या आदि में भी जा रहा था, तो हमको चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम कहना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ऐसी आवश्यकता नहीं है। घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य केवल गंध ही है, एक ही गुण है जो घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य होता है, अन्य गुण का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से होता नहीं है। तो घ्राण ग्राह्यत्व से गुणत्वम इतना ही पर्याप्त है, मात्र पद देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो न्यायबोधि निकाय ने रस का लक्षण और गंध का लक्षण की व्याख्या भी यहीं पर कर दिया। तो हम लोग मूल देख लेते हैं, मूल एक बार पढ़ लेते हैं। रसना ग्राह्य गुणो रसः सच मधुराम्ल लवण कटुकषाय तिक्ते भेदा षड्विधः पृथ्वी जल वृत्ति ही तत्र पृथिव्याम षड्विधः जले मधुर एव। व्याख्या आप जानते हैं, घ्राण ग्राह्य गुणो गंधः सच द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति ही। आगे स्पर्श का लक्षण है, त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्शः सच त्रिविधः शीतोष्णानुष्णा शीत भेदात् पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति ही तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसी अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायुः। अब लक्षण का स्वरूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्व गुणत्वम स्पर्श से लक्षणम। तो जो स्पर्श है वो गुण है, उसमें गुणत्व चला जाएगा, विशेष दल चला गया।
त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व है, स्पर्श का प्रत्यक्ष केवल त्वग इंद्रिय से होता है, अन्य इंद्रिय से नहीं होता। अतः त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व भी स्पर्श में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। पदकृत्य आप पहले की तरह कर सकते हैं, केवल गुणत्वम कहेंगे तो बाकी रूपादि में चला जाएगा। केवल त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वम कहेंगे तो स्पर्श में रहने वाले जो स्पर्श तो जाति वह केवल त्वग इंद्रिय से ग्राह्य है, तो उसमें अतिव्याप्ति होगी, उसके लिए गुण पद भी देना चाहिए। यदि मात्र पद नहीं हटा देते हैं, त्वग इंद्रिय ग्राह्यत्व सीधे गुणोत्तम कहते हैं, तो त्वग इंद्रिय से ग्राह्य गुण संख्या परिमाण आदि भी है, उनमें अधिव्याप्ति होगी, उसके लिए हमको मात्र पद देना चाहिए। तो जो संख्या परिमाण आदि है वो त्वग इंद्रिय से भिन्न जो इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय से भी ग्राह्य है। अतः त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्य जब कहेंगे तो संख्या आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक इसी बात को न्याय योजनकार स्वयं बता रहे हैं, स्पर्शम लक्ष्यति त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य इति अत्रापि मात्र पदम संख्यादि सामान्य गुणादो अतिव्याप्ति वारणाय। स्पष्ट हो गया। अन्य विशेषण कृत्यम पूर्ववत बोध्यम, रूप के लक्षण की व्याख्या जिस प्रकार से हुई है उसी प्रकार से आप स्पर्श लक्षण की भी व्याख्या कर सकते हैं। ग्राह्यत्व पदार्थ भी पूर्ववदेव प्रत्यक्ष विषयत्व रूप एव बोध्य। ग्राह्य पद की व्याख्या जो हमने की थी प्रत्यक्ष विषयत्व, उसी प्रकार से व्याख्या स्पर्श लक्षण में भी करनी चाहिए। तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? त्वग भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सदी, त्वग इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सदी गुणत्वम स्पर्श से लक्षणम। त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व सदी गुणत्वम, इसकी व्याख्या करेंगे हम तो लक्षण बन जाएगा त्वग भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सदी। त्वग इंद्रिय से जो भिन्न इंद्रिय, त्वग भिन्न इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का अविषय होना चाहिए, और त्वग इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सदी गुणत्वम, यह स्पर्श का लक्षण हो गया। इसका समन्वय आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आगे और हम चिंतन करें, जिस प्रकार से हमने रूप के लक्षण में चिंतन किया था, परमाणु का जो स्पर्श है उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति होगी। उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए इसमें भी जाति घटित लक्षण बनाना चाहिए। तो क्या लक्षण बनेगा? त्वग भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय, त्वग इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय जाति मत्वे सदी गुणत्वम। यहाँ पर भी गुणपद क्यों देना चाहिए प्रश्न फिर आएगा। उसके लिए हम कह सकते हैं त्वग भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय, त्वग इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय जाति से हमको वायु तो जाति मिल जाएगी, क्योंकि वायु का प्रत्यक्ष केवल त्वग इंद्रिय के द्वारा होता है। तो वायु में रहने वाले जो वायु तो जाति है उसका भी प्रत्यक्ष केवल त्वग इंद्रिय से होता है, अन्य इंद्रिय से नहीं होता है। तो त्वग भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, त्वग इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति, वायु तो जाति मिल जाएगी, सारी जाति मत तो वायु में चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। अतः उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमको गुणोत्तम भी कहना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके पास बाल व्युत्पत्ति ग्रंथ है, तो रूप रस और गंध का लक्षण में भी इस प्रकार की व्याख्या हमने की है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। इससे आगे अब हमने 4 गुणों की व्याख्या कर दी है, रूप रस गंध स्पर्श। आगे पाक की चर्चा है, रूपाय चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम। तो पाक के लिए हम अच्छे से पाक की चर्चा पहले आपके सामने कर चुके हैं, अतः आप उसको देख करके समझ करके आएंगे तो आगे जो न्यायविधिकार पाक की चर्चा करेंगे उसको समझने में आसानी होगी, आप उसको सरलता से समझ पाएंगी। ठीक है, तो आज के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।